ये बच्चों हमारा फॉर्मूलाज हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के, जो आप लोगों ने अच्छे से कर ही लिए हैं, है ना। hc by lambda इक्वल टू hc by lambda नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो अगर कोई जीरो वेलोसिटी से बाहर आया मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑब्वियसली जीरो है, वहां से सीधे, है ना। तो जो लैम्डा है वो लैम्डा नॉट के इक्वल हो जाएगा, है ना। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ आ जाएगी और वही थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, वहीं से थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे हम। ऑलराइट, तो 6800 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम क्या होता है पता है आप लोगों को, 10 की पावर -10, ये सब पता होना चाहिए, इनसे डरना नहीं है हमने। नैनोमीटर इज 10 की पावर -9, दिस इज 10 की पावर -10। ऑलराइट, लैम्डा गिवन, तो लैम्डा इक्वल टू लैम्डा नॉट हो जाएगा, जो केस गिवन था आपको कि काइनेटिक एनर्जी जीरो है ना, जीरो वेलोसिटी से बाहर आ रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो जाएगी, लैम्डा इक्वल टू लैम्डा नॉट। और फिर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो जाएगी c बाय लैम्डा नॉट, पहला फॉर्मूला। अभी तो बच्चों आप लोग खूब करो, प्रैक्टिस करो, तभी आप, तभी आप लोगों को ये डर खत्म होगा ये कैलकुलेशन से। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप एक तरह से समझो कि हमारी आईआईटी प्रिपरेशन का एक, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कैलकुलेशंस का। ठीक है, ये करना ही करना है आपको। सबसे ज्यादा कैलकुलेशंस अभी यहीं पे मिलेंगी केमिस्ट्री में ना, इतनी कहीं पे भी नहीं मिलेंगी, क्योंकि अभी सब स्टार्टिंग में ही ये जो चैप्टर है ना एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसमें ऐसे बड़े बड़े कैलकुलेशंस हैं, आगे और भी। ऑलराइट सर, ये ए नोट क्या है? एंगस्ट्रॉम ये यूनिट है, एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम होता है 10 की पावर -10 मीटर। नैनोमीटर ओके सर। -9 मीटर, है ना। इसको बोलते हैं एंगस्ट्रॉम। ये सब, ओके। हाँ ये सब जनरल नॉलेज बढ़ानी है हमने अपनी। तो जो मैं आपको बोला था एक फॉर्मूला, एक छोटा सा शॉर्टकट अभी हम यूज कर सकते हैं। एनर्जी ऑफ फोटॉन इज इक्वल टू, जो हमारे hc बाय लैम्डा है ना, तो ये आप सब फिजिक्स में भी करोगे बाद में, 1240 बाय लैम्डा इन नैनोमीटर जब मैं रखता हूँ, तो एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकल के आती है। क्या निकल के आती है? एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस शॉर्टकट को कैसे यूज करना है, कहीं कहीं पे यूज कर सकते हैं, जूल्स में आंसर निकालना हो तो वैसे ही थोड़ा उतना यूज नहीं होगा, लेकिन कई जगह इसको आप यूज कर सकते हो। 1240 अपॉन लैम्डा, है ना, एच सी की वैल्यूज डाल के ये फॉर्मूला बनता है, और आंसर इसमें सीधे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है। कैसे यूज करना है इसको? A light of wavelength 310 nanometer is incident on a metal having work function 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। करो इसको एक बार यूज, इस फॉर्मूले को, फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड। यस राइट देवयानी, वेरी गुड।
ठीक है रौनक, तूने पिछले वाले तरीके से ही किया है, कोई बात नहीं, लेकिन अब हमने जो नया चीज सीखी उससे भी कई लोगों ने आंसर निकाला है। सीधे एनर्जी ऑफ फोटोन आ जाएगा हमारा 1240 बाय लैम्डा इन नैनोमीटर। समझ आ रहा है कुछ इस फॉर्मूले का यूज? 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, एनर्जी ऑफ 1 फोटोन आगे सीधे 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये फायदा है छोटा सा इस फॉर्मूले का। क्लियर है जो? एक छोटा सा शॉर्टकट आप लोगों के लिए। देखो आप इसको कहाँ पे यूज कर सकते हो, किन किन जगह पे यूज कर सकते हो, आपको फिगर आउट करना है, प्रैक्टिस करनी है। और बस फिर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ 1 फोटोन माइनस वर्क फंक्शन, है ना। ऑलराइट, तो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सीधे आ गया काइनेटिक एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसमें आपको काइनेटिक एनर्जी से अगर स्पीड निकालनी हो इलेक्ट्रॉन की, तो फिर आपको फिर पूरा कैलकुलेशंस करना पड़ेगा, है ना। अगर इसमें मैं बोल दूंगी फाइंड स्पीड ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड, तो आपको काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर रखना है, और यूनिट्स को भी कन्वर्ट करना है, क्योंकि स्पीड की यूनिट क्या पता है आपको, मीटर पर सेकंड, वो एसआई यूनिट है, तो काइनेटिक एनर्जी भी बच्चों एसआई यूनिट में रखना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? इतनी आपको फिर समझ होनी चाहिए कि हमें भाई ये काइनेटिक एनर्जी जो आई है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में आई है ना। इसका भी अपना फायदा है, सीधे स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना हो जाएगा बच्चों, 2 वोल्ट, है ना। तो इस क्वेश्चन के अगर 2 पार्ट्स और हो कि फाइंड स्टॉपिंग पोटेंशियल, सीधे आंसर आ गया 2 वोल्ट। सबको अच्छी तरह से समझ में आ गई बात? ठीक। और अगर मुझे बच्चों निकालनी हो काइनेटिक एनर्जी, तो फिर मेरे को फिर कैलकुलेशंस लंबी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो लेट्स से इस क्वेश्चन में और 2 पार्ट्स हैं, फाइंड स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी, सर स्पीड। हाँ कोई कुछ बोल रहा है भाई, बोल। सर सर ये जो स्पीड है ये नैनोमीटर्स पर सेकंड में नहीं निकाल सकते? नहीं यार, नैनोमीटर पर सेकंड में कैसे निकालेगा, बताना मेरे को। सर मतलब काइनेटिक एनर्जी अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो स्पीड से नैनोमीटर्स पर सेकंड में नहीं आ जाएगी? ये किसने बोला तेरे को? इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जानते हैं तू, कौन सी यूनिट है, क्या है? दिस इज रॉन्ग, कंप्लीटली रॉन्ग, है ना, ऐसे ओके नहीं सर। है। ठीक है बच्चे, तो ये सब सर हाँ एक्सपेरिमेंट नहीं करना है अपने को। हाँ जी बताओ। सर ये काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर कैसे आई है? अबे यार खाते कर रहे, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम स्क्वायर नहीं होती क्या? है, स्पीड निकालने के लिए ये फॉर्मूला लगाएंगे, हमने पहले भी डिस्कस किया भाई। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये नहीं होता कि हमें हाफ एम स्क्वायर, ये नहीं पढ़ाऊंगा मैं भाई, बट पता होना चाहिए आपको। को पता है काइनेटिक एनर्जी हाफ एम स्क्वायर है? सर पता है? नहीं पता ये। अच्छा ये नहीं पता था, अरे अच्छा, ओके ओके। चलो फिर इसका अभी कुछ नहीं कर सकते, है ना। हाँ बच्चे, सर पता चल गया ना। हाँ फिजिक्स का फॉर्मूला है, इसका आगे नहीं पता तो कुछ नहीं कर सकते अभी, है ना। ये तो वैसे पढ़ लेते हैं 9th-10th में, चलो कोई नहीं, नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, है ना। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम स्क्वायर, मास इनटू स्पीड का स्क्वायर, ठीक है। ये फिजिक्स का फॉर्मूला है यार, मान लेते हैं अभी। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल आ जाएगा उसको सीधे 2 वोल्ट, ये तो पता है ना आपको सबको, स्टॉपिंग पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी जितनी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, वो ही हो गया हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल, ऑलराइट। और स्पीड निकालने के लिए यार काइनेटिक एनर्जी को हमने हाफ एम स्क्वायर रखना पड़ेगा, उसमें मेरे को पूरा एसआई यूनिट में जाना पड़ेगा यार। जूल्स में गया मैं, is equal to half mv square, mass of electron 9.1 into 10 की पावर माइनस 31 kg। फिर से ये गंदी कैलकुलेशंस तो करनी ही पड़ेंगी इस चैप्टर में, ठीक है बच्चे। तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम स्क्वायर होता है, वहां से स्पीड निकल के आएगी, ऑलराइट। सबको समझ आ गया बच्चों? ठीक है, तो अब आप लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो इसके। तो इलेक्ट्रॉन का मास है। हाँ ये मैंने लिखवा दिया था शायद फर्स्ट क्लास में ना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 into 10 की पावर माइनस 31 kg, ठीक है। ये मैंने इस एटॉमिक स्ट्रक्चर की फर्स्ट क्लास में लिखवाया था। क्लियर है बच्चों? और कोई डाउट बताओ किसी को, हो जाएंगी ये सब चीजें, है ना। सर ये थर्ड पार्ट क्या है? थर्ड पार्ट बेटा वो स्पीड निकालनी इलेक्ट्रॉन की, है ना। जो इलेक्ट्रॉन निकला है ना, जिसकी आपने काइनेटिक एनर्जी निकाली है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसकी स्पीड निकालनी है। स्पीड कैसे निकालोगे? काइनेटिक एनर्जी से हाफ एम स्क्वायर के इक्वल करके, ठीक है।
अच्छा ये क्वेश्चन मतलब अभी तक कई लोगों को समझ में नहीं आता। एनसीईआरटी के नहीं है, डाउट्स पूछा करो यार क्वेश्चन करके, मुझे लगा एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर लिए, डाउट्स पूछ लिया करो सर, ठीक है। ओके दो पॉइंट और हैं इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, वो पढ़ के फिर आगे बढ़ते हैं अपनी सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी पे, बोर्ड्स थ्योरी पे। एक तो यार ग्राफ अगर हमें बनाना हो, प्लॉट करना हो ग्राफ, काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट यूज्ड, ग्राफ प्लॉटिंग वाले क्वेश्चंस आते हैं। अब कई चीजें यार आप लोगों को ना धीरे धीरे से पढ़ोगे आप लोग, है ना, ग्राफ प्लॉट करना फिजिक्स में भी देखोगे आप, ये मैथमेटिकल एप्लीकेशंस, ठीक है। तो थोड़ा सा तरीका बताता हूँ, फिर आप लोगों को धीरे धीरे चीजें समझ आ जाएंगी। ठीक है, इस इक्वेशन को हमने h से डिवाइड कर दिया ओवरऑल। किससे डिवाइड कर दिया? h से। तो मैं बच्चों थोड़ा सा तरीके से बताऊंगा, बाकी आपको फिर जब मैथ्स आप सीख जाओगे इसके ग्राफ वगैरह प्लॉट करना मैथ्स में फिजिक्स में, तो फिर आप लोगों को इजी लगेंगी ये सारी चीजें। अभी मैं बता रहा हूँ कि न्यू फ्रीक्वेंसी, हमने देखा कि फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर ही नहीं आता है, अंदर बैठा रहता है। उसको कितनी एनर्जी चाहिए बाहर आने के लिए? वर्क फंक्शन। कितनी एनर्जी चाहिए होती है बाहर आने के लिए? इतनी, वर्क फंक्शन के बराबर, ठीक है। तो जब तक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नहीं आएगी, जीरो से लेके फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जा रहे बढ़ाते जा रहे बढ़ाते जा रहे, जब तक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नहीं आएगी तब तक तो इलेक्ट्रॉन बाहर ही नहीं आएगा, निकलेगा ही नहीं बाहर, ठीक, काइनेटिक एनर्जी की बात ही नहीं होगी। न्यू नॉट पे जब फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट होगी तब इलेक्ट्रॉन जस्ट बाहर आएगा, कितनी काइनेटिक एनर्जी से? जीरो से। ऑलराइट बच्चों, समझ आ रहा है? जीरो काइनेटिक एनर्जी से। उसके बाद जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो ये कुछ स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है ना, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। जैसे जैसे मुझे हम, ये समझ में नहीं आया ऐसे जो आपने बोला। सही बात है, समझ में आना भी नहीं चाहिए, तो अभी टू अर्ली टू अंडरस्टैंड, फिर से समझाता हूँ यार। अच्छा, आपने लास्ट क्लास अटेंड की थी, उसमें मैंने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बताया ना क्या होता है, बताओ। यस सर। हाँ, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है? मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड जब इलेक्ट्रॉन बाहर आता है, ठीक है, ठीक है अच्छे, यस ठीक है। तो जब तक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नहीं आएगी तब तक तो इलेक्ट्रॉन दिखेगा ही नहीं बाहर, तो काइनेटिक एनर्जी की बात नहीं होगी, है ना। किस किस के बीच में ग्राफ बना रहे हैं हम? ये फ्रीक्वेंसी और काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बीच में, ठीक है, इतना समझ आ गया? यस सर। ठीक है। तो अच्छे, न्यू नॉट तक तो इलेक्ट्रॉन आएगा ही नहीं बाहर, ठीक है। उसके बाद जब तू और फ्रीक्वेंसी बढ़ाएगा, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट होगी ना, ये तो एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाएगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, ये समझ आ रहा है तेरे को? इतना बता मेरे को। हाँ सर। ओके, तो डायरेक्ट रिलेशन आएगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ाएगा एनर्जी भी बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे एनर्जी भी बढ़ेगी, है ना। ग्राफ्स आपने प्लॉट किए ना, ग्राफ पेपर पे 10th क्लास में, इतना तो मुझे पता है, ठीक। तो एक चीज बढ़ाते हैं, एक्स की वैल्यू बढ़ाते हैं तो वाई की वैल्यू बढ़ती है, याद है सबको, ठीक। तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती आ रही है। अब बता, अब समझ आएगी? यस सर, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों। हाँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अरे वाह, क्या वो टर्म यूज किया, बेहतरीन, है ना। अब तेरे को समझ आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी की काइनेटिक एनर्जी, ठीक है बच्चे। और ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस वगैरह आप पढ़ोगे बच्चों मैथ्स में, फिजिक्स में, तब आपको और इजीली समझ में आ जाएगा ये चीज, ठीक है। तो अभी आपको बस ये ग्राफ कैसा बन रहा है, स्ट्रेट लाइन रिलेशन आ रहा है काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच में, जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। ऑलराइट, किसी को कोई डाउट बच्चों, समझ में आ गई बात, ठीक। तो फ्रीक्वेंसी जब न्यू नॉट हो जाएगी तब इलेक्ट्रॉन पहली बार बाहर आएगा जीरो काइनेटिक एनर्जी से, फिर जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। ऐसा ग्राफ आता है काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच में। ऑलराइट, कहीं पे मिलेगा तो आपको समझ में आना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये है बच्चों, एक तो पॉइंट यही हो गया ऑन इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट यूज्ड, क्या चेंज आएगा? फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, इंक्रीजेस,
काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से और क्या बढ़ेगा? स्टॉपिंग पोटेंशियल आल्सो इंक्रीजेस। बताओ मेरे को, किसी को कोई दिक्कत? स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है? सबको रट गया अच्छे से? ऊपर आंसर आया था काइनेटिक एनर्जी का 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैंने स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना बोला? 2 वोल्ट, है ना? जो काइनेटिक एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, सेम वोल्टेज हो जाता है स्टॉपिंग पोटेंशियल, उतने ही पोटेंशियल की रिक्वायरमेंट होती है उस फोटो इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए। कोई दिक्कत बच्चों? पहला पॉइंट थ्योरेटिकल पॉइंट, इस तरह के थ्योरेटिकल पॉइंट्स आएंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे, कि जब हम फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन की इंक्रीज करती है। सही बात है। स्टॉपिंग पोटेंशियल भी इंक्रीज करता है। एनी डाउट? क्लियर है युवराज? हर से समझ आ गया? ओके। दूसरा पॉइंट बच्चों, ऑन इंक्रीजिंग इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? हमने लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाई, फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ाई, इंटेंसिटी। वर्ड समझ लेना बच्चों ध्यान से। इंटेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा दिए हमने। जितने हम नंबर ऑफ फोटॉन्स फेंक के मार रहे हैं वो इंक्रीज कर दिया हमने। नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड इंक्रीज कर दिए हमने। हाँ जी, कोई डाउट? इंटेंसिटी जब बढ़ाएंगे, ज्यादा फोटॉन्स पड़ेंगे, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे। लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि एक फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को मिलता है ना? एक फोटॉन किसको मिलता है? एक इलेक्ट्रॉन को। और वो खुश होके बाहर आ जाता है कि भाई मेरी एनर्जी बढ़ गई, वो बाहर आ जाता है। समझ वाली बात? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो बच्चों क्या होगा? जब हम नंबर ऑफ फोटॉन ज्यादा फेंक के मारेंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे, है ना? काइनेटिक एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। काइनेटिक एनर्जी पे फर्क किससे पड़ता है? फ्रीक्वेंसी से। दिमाग में बैठ गया सबके? कोई डाउट? ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकल के बाहर आएंगे बच्चों, मतलब ज्यादा करंट प्रोड्यूस होगा, मोर फोटो करंट विल बी प्रोड्यूस्ड, बट काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन विल रिमेन सेम। ऑलराइट, स्टॉपिंग पोटेंशियल विल रिमेन सेम। Kinetic energy and stopping potential remain same. But more electrons are emitted, hence more photocurrent is produced. Any doubt इन दोनों पॉइंट्स में? वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं, ध्यान रखने बच्चों। क्या चेंज करने पे क्या फर्क पड़ता है? ऑलराइट, ऊपर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज होगी, बट फोटो इलेक्ट्रॉन विल रिमेन, सॉरी, फोटो करंट विल रिमेन सेम। क्लियर है ये देवयानी, अनन्या, नायरा? एनी डाउट? साम्या, कोई डाउट बच्चों? बता दो। अमोघ, अयान, क्लियर है? यस सर। दो थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं बच्चों, और इसी के साथ हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट खत्म। तो ये थ्योरेटिकल पॉइंट्स ध्यान रखने हैं, स्कूल में भी पूछ सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं ये चीजें। और एक छोटा सा फॉर्मूला था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। ठीक है बच्चों, तो अब आ जाते हैं हम अपनी जो थ्योरी हमने पढ़नी थी, नील बोर थ्योरी, है ना? एटॉमिक स्ट्रक्चर की नेक्स्ट जो थ्योरी है। बीच में हमने थोड़ा सा क्या पढ़ा है? ये क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम क्या होता है, क्वांटा क्या होता है, फोटॉन्स क्या होता है, जिसकी थोड़ी बहुत जरूरत रहेगी, तो वो, है ना, इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा, ये सब। सबसे ज्यादा हमारे सिलेबस में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है नील बोर्स थ्योरी। नील बोर्स थ्योरी, ठीक है, इसने थ्योरी दी बच्चों, ये मैंने उस दिन बताया था आपको, ये रदरफोर्ड का स्टूडेंट ही था। इसने पूरी कॉपी पेस्ट मार दी उसकी थ्योरी, और उसमें से जो थोड़ा बहुत एरर था वो हटा दिया, है ना, और मजे में नोबेल प्राइज जीत लिया, है ना। और ठीक है, तो रदरफोर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी थी, लेकिन उसकी थ्योरी गलत हो गई थी, क्योंकि उसने कुछ स्टेबिलिटी ऑफ एटम की बात नहीं की थी, मॉडल की स्टेबिलिटी की बात नहीं की थी। नील बोर में थोड़े से चेंजेस मारे और कॉपी पेस्ट मारा, बढ़िया, ठीक।
क्या चेंजेस किए इसने भी वही सब बोला कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड, बट इसने एक चीज यूज कर दी, इन फिक्स्ड ऑर्बिट्स। क्या टर्म यूज किया इसने बच्चों? फिक्स्ड स्टेशनरी ऑर्बिट्स। और उसने बोला कि ये जो स्टेशनरी ऑर्बिट्स हैं इनमें इलेक्ट्रॉन स्टेबल होते हैं। क्यों होते हैं उसने कैलकुलेशंस वगैरह दिखाई हैं, अभी हम उसी पे आएंगे धीरे धीरे, पहले इसकी थ्योरी समझ लो। Electrons revolve around तो रदरफोर्ड ने भी बोला था, बस उसने फिक्स्ड ऑर्बिट्स की बात नहीं की थी। इसने फिक्स्ड ऑर्बिट्स के साथ उसमें कुछ कैलकुलेशंस दिखाई कि अच्छा ये कैलकुलेशन है, इस वजह से जो है हमारा मॉडल जो है स्टेबल है। ठीक, क्लियर है इतना सबको? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड centrally placed nucleus in fixed orbits in which electrons are stable। तो जो इसकी थ्योरी की कैलकुलेशंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना? लेकिन अभी फिर से थोड़ी थोड़ी सी समझ में आएंगी आपको। क्यों? क्योंकि फिजिक्स के फॉर्मूलाज लग रहे हैं जो आपने नहीं पढ़े ना। कई लोगों ने जैसे हाफ एम वी स्क्वायर ही नहीं पढ़ा, तो अब इसमें कुछ फॉर्मूलाज लगेंगे बस फिजिक्स के, ठीक है? मैं बताऊंगा लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा वो। फिर उससे जो फॉर्मूलाज, जो रिजल्ट्स आएंगे डिराइव के, जो फॉर्मूलाज आएंगे, बस वो याद करना है आपको और कुछ नहीं, ठीक है? ऐसा ही बच्चों चैप्टर क्या कर सकते हैं। तो इस थ्योरी के हिसाब से बच्चों जो ये फिक्स्ड ऑर्बिट्स होते हैं इनमें क्या खास बात होती है? इसमें ये खास बात होती है कि न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन्स पे कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव। तो ये अट्रैक्ट मारता है इसको। क्या मारता है? अट्रैक्ट, ठीक है? लेकिन जब कोई चीज बच्चों सर्कुलर मोशन में घूमती है, चक्कर लगाती है ना, तो उसके ऊपर एक बाहर की तरफ इमेजिनरी फोर्स लगती है। कुछ लोगों ने पढ़ा होगा 9th-10th में, बाहर की तरफ एक इमेजिनरी फोर्स लगती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जिसको बोलते हैं, ठीक है? स्यूडो फोर्स लगती है, इमेजिनरी फोर्स। आप स्कूटी से राउंड मारोगे, चक्कर मारोगे, बाहर स्किड होने का खतरा रहता है, ठीक है? रहता है ना भाई, ठीक है? हम कार से भी टर्न मारते हैं कहीं पे, तो बाहर की तरफ स्किड होने का खतरा रहता है। क्यों रहता है? कोई धक्का थोड़ी ना मार रहा है, बस इमेजिनरी फोर्स लग रही है, स्यूडो फोर्स लग रही है। ऑलराइट, समझ आ रहा है बच्चों? ठीक, जब भी कोई चीज सर्कुलर मोशन में घूमती है उसके ऊपर एक बाहर की तरफ फोर्स लगती है। तो इसकी थ्योरी का, नील बोर की थ्योरी का ध्यान से समझना, बेसिस यही था। उसने बोला कि ये दोनों फोर्सेस इक्वल होंगी कुछ ऑर्बिट्स में, कुछ ऐसे ऑर्बिट्स होंगे स्पेसिफिक जिनमें ये फोर्सेस बच्चों इक्वल एंड ऑपोजिट आ जाएंगी। अट्रैक्टिव फोर्स और ये जो बाहर की तरफ लग रहा है इमेजिनरी फोर्स, ये दोनों फोर्सेस ना इक्वल हो जाएंगी। और अगर ऐसा हो गया तो नेट फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? 0। अब वो मजे में इस ऑर्बिट में पागलों की तरह घूमता रहेगा, कोई इसके ऊपर फोर्स नहीं लग रही, तो कोई ये वर्क भी नहीं कर रहा और इसकी एनर्जी लूज नहीं होगी। समझ में आया सबको? ठीक, तो कैलकुलेशंस का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था इसका? इन दीज फिक्स्ड ऑर्बिट्स नेट फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन इज 0। हाँ जी बच्चों, समझ में आया सबको? किसी को कोई दिक्कत? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन is equal to centrifugal force due to circular motion, जिसका फॉर्मूला आप लोगों को नहीं पता, आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ना है ये 5th-6th चैप्टर में जाके। हम उसको लेकिन यहाँ पे लिखेंगे, यूज करेंगे, तो परेशान नहीं होना है उससे। समझ में आ रही सबको बात? क्लियर एवरीवन? ये तो समझ में आ गया सबको कि भाई अच्छा है, क्या खास बात है इन फिक्स्ड ऑर्बिट्स में? कोई भगवान का वरदान तो प्राप्त है नहीं इनको इन फिक्स्ड ऑर्बिट्स में। इसमें सिर्फ उसने फिजिक्स लगाई कि इक्वल है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स बाहर की तरफ जो लग रहा है, वो दोनों फोर्सेस क्या है बच्चों? इक्वल। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फॉर्मूला भी फिजिक्स का K(Q1Q2/r²। नहीं सुना तो देख लो। चार्जेस, दो चार्जेस के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स, यहाँ पे तो अट्रैक्टिव होगी क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है,
मैग्नीट्यूड कितना होता है k q1 q2 बाय r स्क्वायर, समझ में आ रही बात सबको, इज इक्वल टू जो ये होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फॉर्मूला, पढ़ा होगा कुछ लोगों ने डेफिनेटली। दो चार्जेस के बीच में, दो चार्जेस रखे रखे होते हैं r डिस्टेंस पे, तो ये है ना, ओके। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है mv स्क्वायर बाय r, ये भी आप 11th में पढ़ोगे फिजिक्स में, mv स्क्वायर बाय r। ठीक है, जितनी ज्यादा स्पीड से आप स्कूटी चला के टर्न मारोगे, चक्कर लगाओगे, उतना स्किड होने का खतरा रहेगा, उतनी बाहर की तरफ फोर्स क्या लगेगी, ज्यादा लगेगी, है ना, समझते हो सब लोग ये बात। जितना छोटा टर्न मारोगे, जितना छोटा रेडियस का टर्न मारोगे, बड़ा रेडियस का टर्न मारोगे तो इजी होगा, फोर्स ऑफ बाहर की तरफ जो फोर्स लगेगा वो कम लगेगा। समझ आ रहा है सबको, फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। हाँ जी बच्चों बताओ, किसी को भी कोई दिक्कत हो तो बताओ, समझाएंगे उसको दोबारा से। अयान, एनी डाउट? अनुराग, नो अर्नव, सर, नो सर। गर्व, गोविंद, नव्या, कहानी समझ आ रही है अभी तक की? साम्या, श्रेया, एनी डाउट? किसी को पूछो बता दो, सायना, ठीक है। तो k q1 q2 बाय r स्क्वायर, ये बच्चों है ना फिजिक्स के फॉर्मूलाज हैं, इनको हमने यूज करना है। थ्योरी सिर्फ ये है कि नेट फोर्स जो है यहाँ पे इक्वल हो गया, इक्वल एंड ऑपोजिट, और बस इलेक्ट्रॉन हमारा फ्री हो गया, उसके ऊपर अब कोई फोर्स नहीं लग रही, वो एक है ना। ऊपर से अगर आपको है ना वो क्या करें, जैसे स्पेस में चले गए ना, स्पेस में जाएंगे तो क्या होगा, हमारे ऊपर कोई फोर्स ही नहीं लगेगा, मतलब गिरेंगे भी नहीं हम, उड़ते रहेंगे हवा में, तो बस वो इलेक्ट्रॉन भी हवा में उड़े जा रहे हैं, उड़े जा रहे हैं, मतलब घूमे जा रहे हैं, घूमे जा रहे हैं, कोई फोर्स नहीं लग रही उसके ऊपर, मुंह माया से ऊपर उठ चुका है ये। तो ये दो फोर्सेज हैं बच्चों, ठीक है, समझ में आ गया सबको। पहला तो इसकी जो कैलकुलेशंस हैं, इसने जो फॉर्मूलाज कैलकुलेट किए हैं नील बोर ने, जो हमें याद करने हैं, जिनके ऊपर हमारा पूरा 11th 12th डिपेंड करेगा, 12th में फिजिक्स में भी आएंगे और 11th में यहाँ पे। उसका पहला इक्वेशन ये है, ठीक। इलेक्ट्रॉन का चार्ज E लिखा मैंने, इलेक्ट्रॉन का चार्ज मैंने लिखा E, न्यूक्लियस का चार्ज ZE, Z इज एटॉमिक नंबर, Z इज एटॉमिक नंबर, है ना। कितने प्रोटॉन्स होते हैं, समझ आ रही बात सबको, जितना एटॉमिक नंबर, हीलियम में 2 प्रोटॉन्स होंगे, हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन होगा, लिथियम में 3 प्रोटॉन होगा, चार्ज कितना होगा, 3 प्रोटॉन का, 2 प्रोटॉन का, 1 प्रोटॉन का, समझ आ रहा है। ZE, चार्ज को लिखा मैंने, न्यूक्लियस के चार्ज को ZE, इलेक्ट्रॉन के चार्ज को E। ऑलराइट बच्चों, इस तरह से कैलकुलेशंस करते हैं। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, फिर से फर्स्ट इक्वेशन लिख दी मैंने, है ना, सिर्फ वैल्यूज पुट कर दी जो जो हमें पता है। तो ये सब वेरिएबल्स हैं, k e z, है ना। तो हमारे जो दो, सॉरी वेरिएबल्स बोल रहा हूँ, फिक्स्ड वैल्यूज हैं, k की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू फिक्स है सब, सिर्फ 2 वेरिएबल्स है इसमें, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी फिक्स है, सिर्फ 2 वेरिएबल्स हैं, जो रेडियस और स्पीड। इसके फॉर्मूलाज निकलते हैं, इसके फॉर्मूलाज निकल के आते हैं यहाँ से, नील बोर ने हमें फॉर्मूलाज दिए हैं। रेडियस ऑफ ऑर्बिट का फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला, रेडियस ऑफ ऑर्बिट। वो कौन से ऑर्बिट्स हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन आराम से घूम सकते हैं, ये पढ़ना है बच्चों हमने यहाँ पे। ऑलराइट, सेकंड इक्वेशन इसने बनाई है, क्वांटम थ्योरी से इसने एजम्पशन लिया, एजम्पशन था ये इसका, एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड, क्वांटाइज्ड वर्ड आप पढ़ चुके हो, मल्टीपल है। तो साइंटिस्ट लोगों ने ऐसी थ्योरीज बनाई है, तुक्के मारा पहले, एजम्पशन, एजम्पशन मतलब तुक्का मारा, और फिर वो जो रिजल्ट आए वो तुक्का सही फिट बैठ गया एकदम निशाने पे, तीर लग गया निशाने पे, और थ्योरी बना दी। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है MBR इज इक्वल टू NH बाई 2 पाई, NH बाई 2 पाई, मल्टीपल ऑफ दिस वैल्यू H बाई 2 पाई। जहां पे भी क्वांटम थ्योरी लगेगी, प्लैंक्स कांस्टेंट अपने आप आ जाएगा कूद के। तो एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड, याद रखना है। तो NH, NH/2 पाई क्या है? हाँ वही बता रहा हूँ मुझे, H तेरा वही है प्लैंक्स कांस्टेंट जो बताया मैंने, ठीक है, पाई तो तू जानता ही है, ठीक है।
पाई तो जानता ही है ना, h है तेरा प्लैंक्स कांस्टेंट, तो h बाय 2 पाई का मल्टीपल है ये, n इज इंटीजर। फर्स्ट ऑर्बिट में वैल्यू होगी एंगुलर मोमेंटम की 1h बाय 2 पाई, सेकेंड ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू होगी 2h बाय 2 पाई, थर्ड ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू होगी 3h बाय 2 पाई। आगे समझ में? n इज बेसिकली नंबर ऑफ ऑर्बिट जो आपने पढ़े हुए हैं, के शेल एलशियम KLMN शेल्स जो आपने पढ़ी हुई ये वही है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। बताओ मेरे को अब समझ में आई बात? सर हाँ जी, एंगुलर मोमेंटम इस h बाय 2 पाई वैल्यू का मल्टीपल है। क्या है? मल्टीपल। तो ये बच्चों तगड़ी थ्योरीज हैं, सिर्फ ये दो इक्वेशंस यूज करके उसने फॉर्मूलाज डिराइव किए रेडियस और स्पीड के, जो अब जो आएंगे जो हमने याद रखने हैं, काम खत्म हमारा। बताओ मेरे को समझ आ गया बच्चों? ये दो इक्वेशंस से उसने पूरी स्पीड और रेडियस के फॉर्मूलाज डिराइव किए नील बोर ने। MVR इज एंगुलर मोमेंटम, उसके हिसाब से वो क्वांटाइज्ड होता है ऑर्बिट्स में। फर्स्ट ऑर्बिट में होगा 1h बाय 2 पाई, सेकंड ऑर्बिट में होगा 2h बाय 2 पाई, थर्ड ऑर्बिट में होगा 3h बाय 2 पाई। क्लियर बच्चों? On solving equation 1 and 2, ठीक है, तो ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 है ना, सॉल्व हो जाएंगी मजे में। जैसे ना यहाँ से एम वी की वैल्यू उठा के ऊपर रख दोगे, आपको पता है दो इक्वेशंस आ गई, दो वेरिएबल्स हैं आर और वी, सॉल्व हो जाएंगे। एक से एक वैल्यू उठा के ऊपर पुट कर दो। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है कैसे? सेकेंड इक्वेशन से आ गया v इज इक्वल टू NH बाय 2 पाई MR। उसको मैंने फर्स्ट में पुट कर दिया, दिखा भी करता हूँ कैसे सॉल्व किया है, वरना बाद में परेशान होंगे। फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया v को, नहीं तक म्यूट कर ले यार खुद को। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से जो फॉर्मूला निकल के आता है वैल्यूज पुट करने के बाद, सिंपल जो हमें याद रखना है 0.529 n स्क्वायर बाय z टर्म, सिंपल फर्स्ट फॉर्मूला जो हमें याद रखना है 0.529 n स्क्वायर बाय z एंगस्ट्रॉम यूनिट। अनलिमिटेड है। एक सेकंड, अनम्यूट देखा क्या, म्यूट कर लो यार खुद को। सर आप म्यूट कर सकते हो उसे। हाँ हाँ वो कर रहा हूँ मैं, देख रहा हूँ मैं कौन है यार। हाँ अब हो गया, ठीक है। तो जो फर्स्ट फॉर्मूला समझ आ गया सबको, 0.529 n स्क्वायर बाय z रेडियस का फॉर्मूला है, याद करना है आपको। कैसे यूज करना है इसको? तो ये सारे कांस्टेंट्स को कैलकुलेट करने के बाद आया 0. यस यस, सारी वैल्यूज पुट करने के बाद सीधे हमें सिंपल सा फॉर्मूला पकड़ा दिया, सारी वैल्यूज उठा के रख दी उसमें, h की प्लैंक्स कांस्टेंट की, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, पाई, k का वैल्यू, सारे गंदे गंदे कांस्टेंट्स उठा के रख दिए उसमें, वैल्यूज उठा के सिर्फ हमें ये याद करना है 0.529 n स्क्वायर बाय z, वेरी इंपॉर्टेंट। Z एटॉमिक नंबर है ना? हाँ उसी पे आ रहा हूँ मैं, कैसे यूज करना है इस फॉर्मूले को। रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ h, तो z है एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन के लिए 1 हो जाएगा, और n है ऑर्बिट नंबर। ठीक है बच्चों, तो रेडियस आ जाएगा 0.529 n स्क्वायर, फर्स्ट ऑर्बिट है तो 1, z भी एटॉमिक नंबर भी 1, हाइड्रोजन के लिए 0.529 एंगस्ट्रॉम। इसको बोहर्स रेडियस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बोहर्स रेडियस।
ठीक है, बोहर्स रेडियस, दिस इज कॉल्ड बोहर्स रेडियस। क्लियर है बच्चों, कोई डाउट? सेकेंड ऑर्बिट, तो आपको ये ध्यान रखना है। आप बोलोगे सर हाइड्रोजन में तो सेकंड ऑर्बिट होता ही नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, हमें ऑर्बिट्स पढ़ने हैं, है ना। हाइड्रोजन में अगर सेकंड ऑर्बिट होगा, ऑर्बिट बहुत सारे होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं ऑर्बिट्स इस थ्योरी के हिसाब से, ठीक है। हाइड्रोजन में भी रेडियस कितना होगा उसका 0.529 n स्क्वायर, नंबर ऑफ ऑर्बिट 2, एटॉमिक नंबर 1, समझ आ रहा है, 4 टाइम्स। बताओ मेरे को, कोई डाउट? किसी को रेडियस निकाल लोगे मजे में, किसी का भी निकालना हो? This is the formula of radius of orbits according to Neil Bohr theory. क्लियर है बच्चों? तो इस थ्योरी के हिसाब से कैसे Yes. बढ़ेगा रेडियस? n स्क्वायर के हिसाब से, है ना। फर्स्ट में अगर x है तो सेकंड ऑर्बिट में कितना हो जाएगा 4x, 4 टाइम्स। थर्ड ऑर्बिट में 3 का स्क्वायर 9x, फोर्थ ऑर्बिट में 4 का स्क्वायर 16x। समझ में आ रहा है? इस तरह से रेडियस बढ़ता जाता है। So this is the first formula, radius. नेक्स्ट है जो स्पीड का फॉर्मूला, है ना। तो मेन हमें सब जो फॉर्मुलाज आएंगे n और z के टर्म्स में आएंगे। n इज नंबर ऑफ ऑर्बिट, z इज एटॉमिक नंबर। ऑलराइट, स्पीड का फॉर्मूला इज 2.18 into 10 की पावर 6 z by n मीटर पर सेकेंड। सेकेंड फॉर्मूला, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट। पहले ऑर्बिट में निकालनी हो, z को 1 रखेंगे, सेकेंड ऑर्बिट में निकालना हो z को बोल रहा हूँ, n को 2 रख देंगे, है ना। समझ में आ रही बात सबको? सो दीज आर द फर्स्ट 2 फॉर्मूलाज, जिसमें से रेडियस वाला इज मोर इंपॉर्टेंट एंड देन दूसरा है स्पीड वाला। हाँ जी, आराम से, है ना, कोई जल्दी नहीं है, सब बताते रहो मेरे को। कोई डाउट? अर्नव, भव्या, कोई डाउट? दिव्यानी, हरसिमरत, कोई डाउट? युवराज? नो डाउट। समझ आ गया? तो आज आपको ये फॉर्मूलाज याद करने हैं ना, ठीक है। और वीकेंड पे आपकी एक तो बैकअप क्लास होगी किस दिन, है ना, जो 2-3 बच्चों का बच्चा है उनका, और आपका एक डाउट क्लास। सर किस टाइम रखोगे अराउंड? मैं उसे मैसेज कर दूंगा। कोई प्रेफरेंस है तेरी? सर मतलब रात को मत रखना, दिन आफ्टरनून सुबह कभी भी रख लेना। हाँ, मॉर्निंग में रख लूँ ना? हाँ सर। ठीक है, अर्नव और तेरे को है मेनली, और कार्तिक को, हाँ ठीक है। ओके बच्चों, तो 2 फॉर्मुलाज आ गए हमारे। रेडियस 0.529 n स्क्वायर बाय z एंगस्ट्रॉम, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन 2.18 into 10 की पावर 6 z by n मीटर पर सेकेंड। ठीक है अभी तक? अच्छा, और जो बच्चों इस थ्योरी की बहुत सबसे इंपॉर्टेंट बात अभी आपने जो सोची नहीं होगी ऑब्वियसली, वो ये है, these formulas are applicable on सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, है ना। ये थ्योरी भी हम सिर्फ किस पे चिपका सकते हैं? सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज पे, जहां पर एक ही इलेक्ट्रॉन हो। कितने इलेक्ट्रॉन्स हो? सिर्फ एक। आपने क्या किया इस मॉडल में? एक न्यूक्लियस था, एक इलेक्ट्रॉन था, है ना। उन्हीं की 2 फोर्सेस को कंसिडर किया, ऐसा ही किया ना, कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। अगर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते वो तो रायता फैल जाता। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन, न्यूक्लियस इसको अट्रैक्ट कर रहा है, उसको अट्रैक्ट कर रहा है, आपस में रिपल्शन हो रहा है। इतनी सारी फोर्सेस को हम कहाँ, है ना, हम कहाँ इतने, हम अभी इतने इंटेलिजेंट हुए हैं, हम क्लास में इनको हैंडल कर पाते। तो नील बोहर ने हमारे 11th-12th को ध्यान में रखते हुए ये थ्योरी दी है। ऑब्वियसली उन्हें पता था कि हमें 11th-12th में जेईई का पेपर होगा, तो उसमें इसके क्वेश्चंस आएंगे, है ना। तो उसने सिंपल सी थ्योरी दी है जहां पर एक ही इलेक्ट्रॉन है और एक न्यूक्लियस है। समझ में आ रही बात बच्चों? These theories या the formulas of Neil Bohr
are applicable on very important, very important, यूनी इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज बोल सकते हैं, और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज भी बोल सकते हैं। हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज, हाइड्रोजन जैसी स्पीशीज जिसमें हाइड्रोजन में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, उन पे ये फॉर्मूलाज चिपका सकते हो आप, सिर्फ मतलब H पे चिपका सकते हो। He प्लस पे हीलियम, हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2, एक हमने उड़ा दिया, कितना इलेक्ट्रॉन बचा? एक बचा। तो He प्लस इज हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज। समझ में आ रहा है बच्चों? लिथियम 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 उड़ा दिए। इन सब पे हम ये फॉर्मूलाज चिपका सकते हैं। ध्यान रहेगा सबको? समझ में आ गई बात? नील बोर थ्योरी की स्पेशलिटी कि इसके फॉर्मूलाज हम हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज पे चिपका सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपसे पूछेंगे फाइंड रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ He प्लस आयन अकॉर्डिंग टू नील बोर, है ना? करो यार। स्क्वायर बाय जेड अनन्या, है ना? जेड नहीं क्या, जेड एटॉमिक नंबर, वो तो 2 ही रहेगा, है ना? एटॉमिक नंबर तो 2 ही रहेगा इसका। इलेक्ट्रॉन एक हो गया लेकिन एटॉमिक नंबर तो उसका 2 ही रहेगा। प्रोटॉन्स तो 2 ही रहेंगे, जेड तो 2 रहेगा। ऑलराइट, यस राइट, सही है युवराज। सर आंसर क्या 0.529 into 9/2 आ रहा है क्या? ऐसे ही करेंगे, है ना? तो जो ये फॉर्मूला आपको अच्छे से, है ना, सबसे पहले याद कर लेने हैं 2। इस स्टेप में जो ये फॉर्मूलाज आएंगे काफी सारे, साथ में कैलकुलेशंस लेके आएंगे। फॉर्मूला आएंगे साथ में कैलकुलेशन लेके आएंगे, हमारे लिए गंदी गंदी, है ना? कोई बात नहीं, लेकिन चैप्टर बहुत इजी है ना? बस ये फॉर्मूला याद करने में दिक्कत है और कैलकुलेशन करने में, 2 दिक्कतें। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है लेकिन ठीक है। समझ आ रहा है सबको कैसे चिपकाना है फॉर्मूला? n is number of orbit, z is atomic number which is 2, क्लियर बच्चों सबको? ठीक है, तो इस तरह से फॉर्मूला चिपकाने होते हैं। और उसका क्या था फॉर्मूला? याद हो गया सबको? 2.18 into 10⁶ z/n मीटर पर सेकेंड। मोस्ट इंपॉर्टेंट और जो सबसे ज्यादा यूज होंगे फॉर्मूला वो होंगे एनर्जी के। एनर्जी तो यहाँ पे बच्चों इस सिस्टम की एनर्जी ना नेगेटिव आती है। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एनर्जी जो है नेगेटिव आती है। क्यों आती है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। पहले आप सिंपल फॉर्मूला याद कर लो टोटल एनर्जी का। टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है,
वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है जो हमें याद होना ही चाहिए। 13.6 Z स्क्वायर बाय n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक इलेक्ट्रॉन जो होगा वो उसकी एनर्जी इतनी होगी, फर्स्ट ऑर्बिट न्यूक्लियस के जो सबसे ज्यादा पास होता है हाइड्रोजन में, ठीक है। जो हाइड्रोजन के लिए आपको पता है Z एटॉमिक नंबर 1, फर्स्ट ऑर्बिट है तो वो भी 1 हो गया। कितनी एनर्जी होगी? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फर्स्ट ऑर्बिट में। सेकेंड ऑर्बिट में एनर्जी कितनी होगी इलेक्ट्रॉन की? -13.6 Z स्क्वायर, Z तो 1 ही है, अपॉन n स्क्वायर, -13.6/4 मतलब -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या ये एनर्जी ज्यादा हो गई है? -13.6 इज लेस, -3.4 इज मोर। समझ आ रहा है बच्चों? फर्स्ट ऑर्बिट से ज्यादा होती है सेकंड ऑर्बिट में एनर्जी। थर्ड ऑर्बिट में -13.6 बाय n स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। ऑलराइट, कोई दिक्कत ही नहीं है फॉर्मूला चिपकाने में। तो -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और एनर्जी कम हो रही है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे एनर्जी कम होती जाती है। ये बच्चों लेवल्स हैं। हाइड्रोजन का फर्स्ट लेवल को ग्राउंड स्टेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ग्राउंड स्टेट। जैसे ग्राउंड फ्लोर होता है वैसे ही ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट फर्स्ट ऑर्बिट है। फर्स्ट ऑर्बिट को हम और क्या बोलते हैं? ग्राउंड स्टेट। अभी बताऊंगा क्यों ऐसा क्यों होता है, ठीक है। हायर एनर्जी लेवल को ये फर्स्ट हायर एनर्जी लेवल को, सेकंड फ्लोर को, सेकंड ऑर्बिट को फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। क्यों बोलते हैं अभी डिस्कस करेंगे। पहले आप मेरे को ये बताओ जो फॉर्मुलाज कैसे लगाने हैं, समझ में आ रहा है सबको? कोई दिक्कत किसी को? प्रैक्टिस करनी है आज ही। नो डाउट। 13.6/3 स्क्वायर, 13.6/4 स्क्वायर है ना, माइनस में, तो एनर्जी बढ़ती जा रही है। जैसे से आप ऊपर जाओगे एनर्जी लेवल्स पास पास आते जाएंगे, ओवरलैप करने लग जाएंगे ज्यादा, है ना। और इनफाइनाइट एनर्जी लेवल पे क्या हो जाएगी? एनर्जी जीरो। इनफाइनाइट एनर्जी लेवल पे एनर्जी कितनी हो जाएगी? जीरो। ठीक है, अभी बस है ना, इसी थोड़ा सा आराम से इसको डाइजेस्ट करेंगे इन सब चीजों को। तो इसको बच्चों है ना, अब मैं आपको मस्त स्टोरी सुना रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनना। इलेक्ट्रॉन आपको पता है हाइड्रोजन एटम में कहाँ होता है? ग्राउंड स्टेट में होता है ना, स्टेबल है यहाँ पे सबसे ज्यादा। कम एनर्जी मतलब ज्यादा स्टेबल, है ना। जिसके पास एनर्जी ज्यादा होती है ज्यादा उछल कूद मचाता है, कम स्टेबल होता है। केमिस्ट्री में कम एनर्जी मतलब ज्यादा स्टेबल। जिसके पास एनर्जी कम होगी आराम से पड़ा रहेगा मरा हुआ। जैसे एनर्जी आ जाएगी कहीं से खा पी के वो डांस करने लगेगा, उछल कूद मचाने लगेगा। हाँ, तो ज्यादा एनर्जी मतलब कम स्टेबल। वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, कहीं से इसको लाइट मिलती है, रेडिएशन पड़ती है इसके ऊपर, फोटोन मिलता है इसको। फोटोन खा के ये औकात से बाहर आ जाता है। कहाँ जाता है? औकात से बाहर। हमारा सबको ठीक हायर एनर्जी लेवल पे चला जाता है, औकात से बाहर। ठीक है, यहाँ पे था आराम से स्टेबल था, कहीं से एनर्जी मिली, फोटोन मिला, खाई एनर्जी, हीरो बन गया, औकात से बाहर आ गया, कूद गया बाहर।
सेकंड लेवल पे, थर्ड लेवल पे, कहीं पे भी कूद सकता है। कितनी एनर्जी चाहिए, ये डिफरेंस आपको समझ में आ रहा हो, कितनी एनर्जी चाहिए होगी इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ आने में, बताओ मेरे को, एनर्जी का डिफरेंस समझ में आती है सबको ये बात? ठीक है, अमोक, गर्व, एनी डाउट? युवराज, समझ आ रही बात? ठीक। sir. ग्राउंड स्टेट पे उसकी एनर्जी इतनी थी -13.6, उसको सेकंड स्टेट पे कूदना है, कितनी एनर्जी चाहिए, इसका डिफरेंस 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। कितनी चाहिए? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, डिफरेंस ऑफ दीज टू। इतनी एनर्जी कहीं से मिलेगी, वो उठ के कूद जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, औकात से बाहर आ जाएगा। तो ये है औकात, ग्राउंड स्टेट इज औकात उसकी। कहीं से एनर्जी मिलेगी, उसको एब्जॉर्ब करेगा, औकात से बाहर आ जाएगा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पे। और ज्यादा मिलेगी तो, इतनी मिल गई तो यहाँ कूद जाता है सेकंड एक्साइटेड स्टेट पे। समझ आ रही बात बच्चों? और अगर कहीं गलती से आपने 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हाँ कोई कुछ बोल रहे हो? इससे फोटॉन से जो एनर्जी मिलती है उसी से वो जंप होता है। उसी से जंप करता है ना, और कोई एनर्जी नहीं है ना, फोटॉन्स से रेडिएशन ही खाते हैं ये। ठीक है, अगर गलती से आपने इसको इतनी एनर्जी दे दी 13.6, इसका मतलब क्या है, ये बाहर आ जाएगा, जीरो पे आ जाएगा, जीरो एनर्जी। जीरो एनर्जी मतलब ये न्यूक्लियस की कैद से आजाद हो गया, एटम से बाहर आ गया, आयनाइज हो गया। समझ में आ रहा है बच्चों? मतलब सबको समझ आती है बात, इलेक्ट्रॉन अगर बाहर आ गया मतलब आयनाइज हो गया, हाइड्रोजन एटम। क्लियर? अगर उसको इतनी एनर्जी मिल गई 13.6, मतलब उसकी टोटल एनर्जी कितनी होगी? जीरो, मतलब वो इनफाइनाइट एनर्जी लेवल पे पहुंच गया, मतलब वो एटम की कैद से बाहर हो गया। बताओ बच्चों, कोई डाउट यहाँ तक की स्टोरी में किसी को? ये सब चीजें आपको इंटरेस्ट लेके याद रखनी है, बहुत मजेदार चीजें हैं। हाइड्रोजन में, एटम्स में ये सब होता है, ग्राउंड स्टेट पे होते हैं, फिर कहीं से एनर्जी मिलती है, कूद जाते हैं बाहर, एक्साइट हो जाते हैं, एक्साइटेड स्टेट, इसलिए एक्साइट हो गए, इलेक्ट्रॉन गेट्स एक्साइटेड टू हायर एनर्जी लेवल, इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया? एक्साइटेड स्टेट्स हैं सारी। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, हमारा ग्राउंड स्टेट तो उसकी औकात है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट, है ना, ये टर्म्स का मतलब क्लियर होना चाहिए आपके दिमाग में। थर्ड एक्साइटेड स्टेट मतलब n इक्वल टू 4, फॉर्मूला जब चिपकाएंगे तो n इक्वल टू 4 रखेंगे। क्लियर है बच्चों? तो क्वेश्चंस बनेंगे इस तरह के कि कितनी एनर्जी चाहिए उसको ग्राउंड स्टेट से थर्ड एक्साइटेड स्टेट पे कूदाने के लिए, जंप कराने के लिए, है ना। तो n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 4 तक पहुंचाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, माइनस कर देंगे। n इक्वल टू 1 का फॉर्मूला चिपकाएंगे -13.6 z स्क्वायर बाय n स्क्वायर, n इक्वल टू 4 का फॉर्मूला चिपकाएंगे तो -13.6 z स्क्वायर बाय n स्क्वायर, है ना। दो एनर्जी लेवल्स आ गए, डिफरेंस विल गिव यू एनर्जी रिक्वायर्ड कूदने के लिए। क्लियर है बच्चों? सबको समझ आ रही है सब चीजें? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, और इसमें ये सारी इंपॉर्टेंट बातें आपको समझ आनी चाहिए। क्वेश्चन हो जाए इसी बात पे। बोर्स मॉडल, बोर का मॉडल, इसमें बच्चों स्पेक्ट्रम वगैरह आएगा तो हम नेक्स्ट क्लास में कर पाएंगे। अभी आपको इन फॉर्मूलाज के साथ दोस्ती करनी है ना, किस फॉर्मूले का मतलब क्या है। ठीक है, क्लियर टू एवरीवन बच्चों? तो आपकी आवाज बीच में काफी लो हो जा रही है। अच्छा, लो रही थी, कोई नहीं, मैं लो बोल रहा हूँ ऐसे ही ना, कुछ काम की चीज नहीं बोल रहा था तो लो बोल रहा हूँ ना, डोंट वरी। तो मैं बोल रहा हूँ कि आपको ये फॉर्मूलाज याद कर लेना बच्चों, है ना, फिर हम नेक्स्ट क्लास में जब हम करेंगे तो स्पेक्ट्रम वगैरह पढ़ेंगे ना, इंटरेस्टिंग चीजें
आप पहले ये फॉर्मूला चिपकाओ, 6 क्वेश्चन करो, 6 7 8 करो एक बार सब लोग। सर कौन सा वाला क्वेश्चन करना है? 6 7 8 ठीक है। सर यस राइट राइट वेरी गुड। फर्स्ट का सेट है क्या? हाँ हाँ एंड 6 क्वेश्चन का सेट। यस। सिक्स क्वेश्चन का सर 7th का 4th है क्या? 7th का तो नहीं है, 4th ध्यान से कर। z स्क्वायर बाय n स्क्वायर है ना यार, गलती क्यों कर रहा है भयान? यस सर यस सर। So 7th का 1 है. यस यस राइट। So 7th का फर्स्ट आ रहा है. किसका क्या? तो 7th का फर्स्ट हाँ आंसर. 7th का फर्स्ट सही हो जाए। ठीक है, जो फॉर्मूलाज याद करने हैं अपने को, रेडियस इज 0.529 n स्क्वायर बाय z। क्या बेटा वही है सारे। एट्थ में कैलकुलेशन कर लिया मैंने, वेरी गुड। z बाय c के टर्म्स में आंसर लिखना है, c इज स्पीड ऑफ लाइट है ना। 6 और 7 बच्चों सबको समझ आ गए? 6 का हो जाएगा सेकंड ऑप्शन n स्क्वायर बाय z। z होता है बेरिलियम के लिए 4 है ना। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आज ही देख लेना इस थ्योरी के कि हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज पे एप्लीकेबल है। हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज मतलब He प्लस Li प्लस 2b प्लस 3 ये सब। ठीक है, तो 8th क्वेश्चन में उसको स्पीड ऑफ लाइट से डिवाइड कर देना है। हाँ उसके टर्म्स में आंसर लिखना है ना। हाँ उससे डिवाइड कर देंगे तो 1/30 वो जो भी आएगा। अगर तो किसी को डाउट हो तो कार्तिक, कोई डाउट? अर्नव?
गर्व, go with any doubt? नव्या, युवराज, समझ आ रहा है सबको? एट्थ में हम स्पीड निकाल के वो फिर स्पीड ऑफ लाइट से हमें कंपेयर करना होगा। जैसे ये थर्ड ऑर्बिट था ना Z/n, और लिथियम का ही था, तो थर्ड कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगी स्पीड। इसका रेशियो देखना है स्पीड ऑफ लाइट से, है ना, 3 × 10⁸ तो 2.18/300 ये रेशियो निकालना है यार। ठीक है, ठीक है बच्चों। 2/300 होता तो 1/150 आता, लगभग यही आएगा 1/137, है ना। क्लियर एवरीवन? बता दो यार, आगे समझे सबको? कोई दिक्कत, किसी को कोई डाउट तो बता दो। So no doubt. और 9th और देखते एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। और ये कहाँ भाग गए? 9th So fourth option and ninth question clear. वेरी गुड। NH/2π है ना, तो 5H/2π Sir, third option. नहीं, NH/2π देवयानी, ठीक है, 5H/2π फोर्थ ऑप्शन आएगा ना, ठीक है, 5/2। ठीक है, तो जो ये सारी चीजें अभी आपको याद करनी है, फॉर्मूलाज टोटल एनर्जी का, है ना। हाइड्रोजन में ये सीन है, कुछ भी पूछ लेते हैं ना, ऊपर से नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो एनर्जी लेवल्स, तो एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, लेकिन एनर्जी लेवल्स के बीच में डिफरेंस डिक्रीज हो रहा है। एनर्जी लेवल्स के बीच में डिफरेंस डिक्रीज हो रहा है। 1 और 2 में डिफरेंस आप देख रहे हो सबसे ज्यादा है, 2 और 3 में कम हुआ, 3 और 4 में और कम होगा। एनर्जी लेवल्स में डिफरेंस जो है कम होता जाएगा जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे। ऑलराइट, कोई डाउट बच्चों? ठीक, तो इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फ्री तब होएगा ना जब वो जीरो हो जाएगा। यस, जब जीरो हो जाएगा मतलब वो इनफाइनाइट लेवल पे पहुंच गया। इनफाइनाइट लेवल मतलब वो न्यूक्लियस की कैद से आजाद हो गया है, फ्री हो गया है। ऑलराइट, समझ आ रही बात? यस सर। तो अगर हमें क्वेश्चन ऐसे पूछे कि भाई कितना एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए हाइड्रोजन एटम से, ग्राउंड स्टेट से फ्री करने के लिए कितना एनर्जी चाहिए, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। समझ आ रही बात? अगर सेकंड लेवल से फ्री करना है ना, सेकंड लेवल पे है वो, तो उसकी एनर्जी कितनी है, -3.4। अब कितना चाहिए फ्री करने के लिए, 3.4 चाहिए। जो उसका एनर्जी लेवल है वो माइनस में है, तो उतना ही एनर्जी चाहिए होता है फ्री करने के लिए। समझ में आ रही सबको? एनी डाउट? जो कहानी समझ आ गई सबको इतनी? ठीक है, तो याद करना है आपको, है ना। अभी मैं इससे ज्यादा नहीं पढ़ा रहा हूँ, कोई डाउट हो तो अभी बता दो। इसमें अभी तक की थ्योरी में किस पे एप्लीकेबल होती है, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज पे। कैसे आए इसके फॉर्मूलाज, उसने 2 फॉर्मूला लिए, 2 इक्वेशंस बनाई है। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है हमारे 11th क्लास 12th क्लास के सिलेबस में। 2 उसने थ्योरी, 2 उसने इक्वेशंस बनाई है। एक में उसने फोर्सेस को क्या किया, इक्वेट किया।
ताकि उन ऑर्बिट्स में फिर वो कोई पंगा ना रहे, कोई एनर्जी फोर्स नहीं लग रही तो एनर्जी का लॉस नहीं होगा। क्लियर है बच्चों? एंड एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड, ये उसका सेकंड assumption था, सेकंड थ्योरी इज एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड, जो कि सही हो गया बाद में प्रूफ, है ना। ठीक है, क्वांटम थ्योरी पूरी तरह फिट बैठती है हमारे मॉडल पे, एटॉमिक मॉडल पे। क्वांटाइज्ड का मतलब आपको पता है कि इंटीग्रल मल्टीपल है ना, होल नंबर मल्टीपल ऑफ सम वैल्यू, और वो वैल्यू यहाँ पे h/2 पाई। ठीक है, एनर्जी ऑफ वन फोटोन वहां पे कितना था, hc/λ था, यहाँ पे h/2 पाई है, उसका मल्टीपल है एंगुलर मोमेंटम। इन दो से कैलकुलेशंस करके, दो सॉल्व करके ये फॉर्मूलाज आने शुरू हो गए। रेडियस का पहला 0.529 n²/z, अच्छे से याद कर लो इसको, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा। स्पीड आ गई ये, मोस्टली जो यूज होगा वो ये वाला होगा, स्कूल में भी यही वाला यूज होगा। टोटल एनर्जी सबसे इंपॉर्टेंट, -13.6 z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर एवरीवन? ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फिर इससे आगे पढ़ेंगे हम, है ना। और डाउट क्लास हुई संडे को, आप लोग कुछ डाउट्स और भेज देना सब लोग। ओके सर आपने लास्ट क्लास में रेफरेंस बुक कौन सी बताई थी केमिस्ट्री के लिए? नरेंद्र से बताई थी वैसे, है ना। सर और बट वो तो खाली जेई और नीट के लिए अवेलेबल है, मतलब 11th के लिए तो है नहीं। 11th के लिए चाहिए तेरे को? अच्छा, यस सर। 11th के लिए तू एक काम करना, तू एक तो जो मैं क्वेश्चन भेज रहा हूँ वो करने तेरे को ना, और थोड़ा सा ज्यादा टेंशन मतलब बच्चों, एक दो कुछ थोड़े दिन रुको, क्योंकि हम लोगों का जो मॉड्यूल है ना, वो हम लोगों ने जो 100+ अकेडमी का जो पैकेज है वो भी, उसमें काफी ज्यादा क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए। बट पंगा वही है, अभी लॉकडाउन की वजह से हम लोग नहीं पा रहे हैं, है ना। थोड़ा लॉकडाउन खुलता है तो आप लोग सेंटर से पिक कर सकते हो, ठीक है। ओके सर। है ना, तो फिर वो आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा खरीदने की जरूरत भी नहीं होगी, हमें एक कॉमन वही बुक, ताकि उसमें से मैं होमवर्क भी दूंगा तो उसी में से कि यार ये क्वेश्चन कर लो। ऑलराइट, समझ आ रहा है सबको बात? ठीक है, तो इतना लोड नहीं, कुछ एक दो बच्चों का आया था कि सर उसमें नरेंद्र से बहुत ज्यादा है, बहुत थोड़ा टफ क्वेश्चन है। ठीक है, अगर कोई भी लोड लगता है तो उसको रहने दो, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए यूज करो। नियर अबाउट कोई रहने दोगे। हमारे पास जो बुकलेट है अपनी 100+ अकेडमी की, उसमें काफी अच्छे और नॉर्मल लेवल के क्वेश्चंस हैं, और काफी सारे क्वेश्चंस हैं। बट पंगा वही है कि यार वो सेंटर पे पड़े हुए अभी डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें, तो अभी हो जाएगा होपफुली, एटलीस्ट इतना तो हो जाएगा कि आप आके सेंटर से पिक कर सकते हो, बड़ी क्लासेस वासेस लेना हो, लेकिन पिक करने लायक हो जाएगा सीन, तो आप लोग कर लेना पिक, ठीक है। ओके, चलो बाय।